है, बेहतर कहा जा सकता है इसे। लोहरदगा की अगर बात करें तो लोहरदगा में अब तक 10.97% यानी कि करीब 11% वोटिंग हुई है। पलामू में अब तक 11.47% वोटिंग हुई है। तो ये झारखंड की स्थिति है जो बिहार से बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि हर जगह करीब 12% वोटिंग हुई है। जबकि बिहार की बात करें तो बेगूसराय और उजियारपुर में वोटिंग प्रतिशत एक तरह से कहा जाए काफी निराशजनक है। ऐश्वर्या, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर सुबह से ये जानकारी मिल रही थी कि ईवीएम खराब है, तो कहीं उसी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर कम बताया जा रहा है, जैसा कि लगातार हमारे संवाददाता भी कह रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 11.78% यहाँ पर मतदान हुआ है। सबका विकास। और आज मैं गांव में घूमी पूरा इलेक्शन भर, सही में हर सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंची। और जनता को यही चाहिए कि उसको सारी सुविधाएं मिले, नल का जल मिले, रहने के घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, राशन मिले। जो व्यवस्था है गांव के लेवल पे, उसके साथ साथ पूरा देश में जो योजनाएं चल रही है, कार्य चल रही है, जिस तरह से वो बहुत खुश है लोग। और मतदाताओं के लिए वोटिंग के लिए क्या हम बहुत शुभकामनाएं देंगे। लोकतंत्र के महापर्व पर सभी लोग सहभागी बन रहे हैं और ये देश को गढ़ने की बात है, तो इसीलिए उन लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हैं। तो बिल्कुल मतदाताओं की लंबी कतार जरूर दिख रही है मतदान केंद्रों पर। और झारखंड में बेहतर इसे कहा जा सकता है। झारखंड में चुनाव आयोग के लिए पहले दौर में जिस तरह से वहां चुनाव हो रहे हैं, मतदाताओं में काफी उत्साह है। लोकसभा का ये चौथा चरण चुनाव चल रहा है, लेकिन झारखंड में आज पहली बार 2024 के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि बिहार में हर चरण में मतदान होते हैं। इस बार भी 5 सीटों पर यहां पर वोटिंग हो रही है। और बिहार में उजियारपुर और बेगूसराय को छोड़कर दूसरी सीटों पर एक तरह से संतोषजनक वोटिंग प्रतिशत कही जा सकती है, लेकिन बेगूसराय में वोटिंग प्रतिशत 9% से भी कम है, 8.85%। फायर ब्रांड बीजेपी के नेता यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और लेकिन जो फायर यहां पर मतदाताओं में दिखनी चाहिए थी, वो फायर यहां मतदाताओं में नहीं दिख पा रही है। उनके बयानों में फायर दिखता है, और जिस तरह से वो बयान देते हैं उसमें फायर दिखता है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं पटना से, फिलहाल रवि उपाध्याय जी, क्या वजह है कि बेगूसराय में जो फायर गिरिराज सिंह के बयानों में या गिरिराज सिंह में दिखता है, वो फायर वहां के मतदाताओं में नहीं दिख रहा? सबसे कम 8.85% ही मतदान हुए हैं वहां पर अब तक 2 घंटे में। देखिए, निश्चित रूप से मतदान का परसेंटेज बेहतर नहीं होना यह चिंता का विषय तो निश्चित रूप से है। और चिंता का विषय सिर्फ उम्मीदवार के लिए नहीं, वह तमाम चुनाव आयोग के लिए। हम लोग जैसे लोग बैठे हैं, जो हम लोग लगातार कहते भी रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके सबकी भागीदारी होनी चाहिए, तो इसके लिए यह परेशानी तो है। लेकिन निश्चित रूप से जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, वहां पर देखिए, गिरिराज सिंह के सामने कौन है? अवधेश राय लड़ रहे हैं चुनाव सीपीआई से। तो वो बेगूसराय तो पहले से ही माने लेनिनग्राद के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है, लेकिन वो और गिरिराज सिंह का दूसरी बार उसी सीट से लड़ रहे हैं जी। और पिछली बार भी गिरिराज सिंह के खिलाफ कौन लड़े थे? कन्हैया कुमार लड़े थे, सीपीआई से ही कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार, जो अब कांग्रेस में चले गए, आपके दिल्ली से ही उधर से लड़ रहे हैं। और दूसरे तनवीर हसन लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल से। तो पिछली बार जो है सो ट्रायंगुलर फाइट दिखाई पड़ा था। इस बार जो है सो एकदम अवधेश राय और गिरिराज सिंह के बीच में मुकाबला है। और अवधेश राय महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं,
तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, लेकिन वैसे चिंता की बात नहीं, सिर्फ 2 घंटे की बात है। अभी और जैसे जैसे समय बढ़ेगा 2 घंटे में अभी, लेकिन जो परसेंटेज आना चाहिए कम से कम 9 तो 9.5 तो होना ही चाहिए, ये इस लिहाज से। और दूसरी बात है कि यहाँ पर देखिए, जो विधानसभा का हम लोग जो गणित देखते हैं तो उसमें भी जो समझ में आता है कि एनडीए के पास में 3 सीट है और महागठबंधन के पास में 4 सीट है, ये 7 सीट है इस लोकसभा सीट में क्षेत्र में। तो ऐसे में वहाँ पर भी थोड़ा सा एज माने कहीं ना कहीं महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को दिखाई पड़ता है विधानसभा के, अगर असेंबली सेगमेंट की बात करते हुए हम लोग रहें तब। लेकिन और उसके बाद, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि फायर ब्रांड नेता है, लेकिन फायर इनके उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह एनडीए के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बेगूसराय की सीट परेशानी बनती हुई दिखाई पड़ रही। लेकिन निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास भी फीडबैक था, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी तो है, और जिस तरह से ये लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, यह भी एक परेशानी की बात है। लेकिन रवि जी क्या मानते हैं आप, क्या मैसेज दे रहा है? क्योंकि देखिए, कहा जाता है कि शुरू के जो 2 घंटे होते हैं ना, वो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि गर्मी के लिहाज से भी देखें तो काफी अहम होते हैं। तो ये क्या मैसेज क्या दे रहा है, इतना स्लो जो वोटिंग प्रतिशत है? नहीं, देखिए, एक चीज तो समझना पड़ेगा, ये जो वोटरों का 2 घंटे में टर्नआउट है, यह जो है सो शहरी मतदाता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता है, दोनों में देखिए आपको अलग अलग अंतर दिखाई पड़ेगा। आप अगर यदि शहर को और ग्रामीण क्षेत्रों को अगर यदि करेंगे तो यह बेगूसराय का भी जो इलाका है वह इसी तरह से कमोबेश इसी तरह का इलाका है। शहरी और शहरी क्षेत्र में अगर यदि वो वोटरों का टर्नआउट है ये, बिल्कुल, तब तो बुरा नहीं कहा जाएगा, हमारी समझ से है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों से अगर नहीं टर्नआउट हो रहा है, जो फाइनल आंकड़े के लिए और देखना होगा कि किन इलाकों में किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। इससे पहले कि हम बाकी के मेहमानों का रुख करें, कामरान के पास चलते हैं। कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, कितना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि स्थिति चाहे जो भी हो लेकिन बिहार से बेहतर स्थिति है। कामरान, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 11.78% चारों लोकसभा सीट में वोटिंग हुई है, और सीधे तौर पर अगर कंपैरिजन की बात करें तो बेहतर है, और चुनाव आयोग भी मान रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बेहतर है, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा परसेंटेज में और इजाफा होगा। क्योंकि सवेरे से ही जो तस्वीरें निकलकर विभिन्न बूथ से सामने आ रही थी वो बेहद साफ तौर पर सुखद एहसास था उस तस्वीरों से संबंधित। क्योंकि जब सवेरे मॉक पोल शुरू हो रहा था उस दौरान ही तमाम जो मतदाता हैं वो कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वोटिंग शुरू होगी। तो ये चीज़ें अच्छी है, क्योंकि जितनी कोशिश निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई वोटर्स जागरूकता को लेकर, साफ तौर पर वो तस्वीर या फिर वो ये कहें कि उन कोशिशों का नतीजा जो है वो मतदान केंद्रों के बाहर दिख रहा था। और अलग अलग व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग मतदाता हैं उनके लिए कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है कि उन्हें लाइन पर खड़े होने से परेशानी ना हो, इसीलिए उनकी कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है। तो अलग अलग बूथों पर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। मकसद एक है कि वोटिंग परसेंटेज जो है उसे किस तरीके से बढ़ाया जा सके, और सवेरे से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो अच्छी है कि लोग जो हैं मतदाता जो हैं वो निकल रहे हैं। और सबसे ख़ास बात, क्योंकि बीते चुनाव में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए थे वहाँ हमने देखा था जो परसेंटेज निकल कर सामने आए थे उसके मुताबिक जो वो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या कम हो रही थी, और नए वोटर्स जो हैं वो भी काफ़ी कम संख्या में निकल रहे थे वोटिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, जिन चारों लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर महिला वोटर्स के साथ साथ जो युवा मतदाता हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या देखने को मिल रही है। तो यानी कि कहा जाए चुनाव आयोग संतुष्ट है इस बात से कि मतदान प्रतिशत बेहतर है। हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। संतोष जी, आपके पास आएंगे। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड एक नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है, कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पिछड़ापन है वहां पर। बावजूद इसके अगर बिहार के मुकाबले वहां पर काफी बेहतर मतदान प्रतिशत हो रहा है, तो यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां की जनता ज्यादा जागरूक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले आपके जी झारखंड को, बिहार चैनल को बधाई, अभिनंदन। आप लोग लगातार अपील कर रहे हैं, और चूंकि ये वहाँ के राज्यों में देखा जाता है तो इसका बहुत असर पड़ रहा है।
दूसरा, बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है वो अजीबोगरीब है। मैंने भाई कई बार कहा, कोई बीजेपी में था, आज जदयू में है, फिर वो राजद में है। लोग वोट तो देना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन वो पता चल रहा है कि जदयू प्रत्याशी है तो वो उसको देना नहीं चाहते। कोई राजद में था, बीजेपी में आ गया, बड़ा कन्फ्यूज़न है। झारखंड में बिल्कुल क्लियर है, वहाँ अगर कोई एनडीए का प्रत्याशी है तो एनडीए का ही प्रत्याशी है, अगर वो झामुमो का प्रत्याशी है तो मतलब इंडी गठबंधन का है तो वो इंडी गठबंधन ही है। और वहाँ पर बहुत अच्छी बात है, एक तो वहाँ का माहौल भी अच्छा है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा रहता है। झारखंड बड़ा खूबसूरत राज्य है, जंगलों से आच्छादित है और वहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही अच्छा रहता है, अभी भी बहुत अच्छा है, आपके पत्रकार भी बता ही रहे हैं। तो जो मौसम है, मौसम का भी काफ़ी योगदान है। बाकी वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहाँ बिहार जैसा कन्फ्यूज़न नहीं है, बिहार जैसी जातीयता भी इतनी ज़्यादा वहाँ नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ जो वोटर्स हैं उनका दिमाग क्लियर है कि उनको करना क्या है, वोट किसको करना है, और इसमें मौसम का भी काफ़ी योगदान है। तो मेरे हिसाब से अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसमें मौसम का भी काफ़ी योगदान है। और बाकी तो देश के लिए, और ये महापर्व है तो लोगों को निकलना ही चाहिए। तो झारखंड निकल रही है, झारखंड की जनता निकल रही है, बधाई की पात्र है। बिल्कुल, और हम बराबर अपील कर रहे हैं, सुबह से ही हम लगातार मतदाताओं से और अपने दर्शकों से ये अपील कर रहे हैं कि आज कोई भी काम आपके लिए आपके मतदान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप घरों से निकलें और सबसे पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मौका आपके पास 5 साल बाद आना है। और लोकतंत्र में, इस देश में एक नागरिक होने के नाते आपको जो भी अधिकार मिले हुए हैं, मतदान का अधिकार सबसे ऊपर है, इसलिए आप अपने अधिकार को समझें और अपने वोटिंग का यहां पर इस्तेमाल करें। आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार में अब तक 10.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, जबकि जो पहला आंकड़ा आया है, झारखंड में अब तक 11.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। चलिए अब मेहमानों का रुख करेंगे। अलीम के शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे नोएडा स्टूडियो से। शर्मा जी, ये बताइए कि ये पहले ही चरण से हम लगातार, आप भी देख रहे थे, आप भी लगातार हमारे स्टूडियो में हैं, हम लगातार अपील कर रहे हैं लेकिन दर्शकों पर कोई असर इसका नहीं पड़ रहा है, तो ये उदासीनता किस बात की है? ये क्या है जो खासकर बिहार जैसे राज्य में, जहां लोकतंत्र को एकदम से त्योहारों की तरह सेलिब्रेट किया जाता था चुनावों को, वहां पर यह हालत क्यों है? देखिए, अभी संतोष जी ने जो एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिस तरह से नेता जो है वो कहीं ना कहीं वही है, सिर्फ उन्होंने बस पट्टा बदल लिया है, वो किसे तो। लेकिन साथ साथ देखिए, मैं इस चीज़ को हमेशा बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं बाहर से आकर यहाँ वोट डालने के लिए जो पैसे का जो खर्चा और जो छुट्टियाँ है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, पलायन तो है ही, जो इसको ऑलरेडी इस पर डिस्कस हो चुका है। लेकिन जो तीसरा, जो सबसे बड़ा चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जो नए मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे, जो महंगाई, बेरोजगारी जो है, वो कहीं ना कहीं अब हटकर जिस तरह से मुद्दे जो नए बदले गए हैं और उस पर जो चर्चा हो रही है, थोड़ी जो वोट परसेंटेज जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जनता इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। क्योंकि आप देखिए कि जो चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो जनता, यदि नेताओं का जो स्पीच देखिए, तो कहीं ना कहीं उस स्पीच में भी उनके बोल बदल चुके हैं। उनकी जो तर्क है और जो उसके जो वहाँ का जो मुद्दा है, वो देश हित ज़्यादा हो गया है और राष्ट्र हित और ये खासकर राम मंदिर ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से जो विपक्ष जो है, कहीं ना कहीं वो पक्ष के, सत्ता पक्ष के जो मुद्दे के जाल में फंसकर वो भी कहीं ना कहीं अपना जो बयान है, जो कुछ नेता के द्वारा, चाहे वो सैम पैत्रोदा हो, चाहे वो मणिशंकर जी हो, तो इस तरह के बयानों से बड़ा फर्क पड़ा है। और इसका फर्क आप देखिएगा, लेकिन शुरू से तेजस्वी यादव की यदि आप स्पीच को देखें तो शुरू से उनका एक ही रहता है, रोजगार। वो सबसे पहले मंच पर एक ही बात करते हैं कि रोजगार। ये कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के लिए तेजस्वी जो है, कहीं ना कहीं अच्छा साबित होंगे उनके। शर्मा जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये रोजगार का मुद्दा भी कहां खींच रहा है वोटरों को बूथों पर? ये जरा चंपई सोरेन की तस्वीरें सामने आ रही है, जरा एक बार देख लेते हैं। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, इस वक्त आप देख पा रहे हैं उनकी तस्वीरों को। पश्चिम सिंहभूम का आज मतदान दिन है। सभी से अपील करता हूं कि आप लोग अपना मतदान कीजिएगा, ये अपना मौलिक अधिकार है। चलिए, थैंक यू सर। झारखंड की जनता दादा जो बूथ पे है, वो किसके लिए मतदान कर रही है झारखंड? ये अभी यहाँ नहीं कहेंगे, बाद में। खाली मतदान के लिए हम सबको अपील कर दिया, सब अपना मन से अपना मतदान कीजिए। मतदान मौलिक अधिकार है,
इस मनुष्य जीवन में, है ना? पूरे परिवार के साथ आए हैं सर? हाँ, पूरा परिवार के साथ मतदान किया। कौन कौन है साथ में? सब में हमारा मिसेस है, हमारा बेटा है, बेटा बहू है ना? क्या कहना चाहते? सब मतदान करे। ठीक है, चलिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। झारखंड के सीएम ने वोट की अपील की है, हम भी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और इस प्रतिशत को रिकॉर्ड तक लेकर जाइए। सुरेश मनचंदा जी, हम बात कर रहे थे मुद्दों की, वाकई ये बात तो सही है कि रोजगार हो या अन्य आर्थिक मुद्दे हो, महंगाई हो, ये सारे मुद्दे कहीं रह भी गए हैं क्या? और दूसरी बात ये कि बिहार को कहा जाता है कि बिहार बहुत पॉलिटिकल अवेयर बिहार के लोग होते हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में पिछड़ेपन की बात कही जाती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पर अपने मुद्दों को लेकर झारखंड के लोग ज़्यादा अवेयर दिख रहे हैं? देखिए, जो अभी वोट प्रतिशत आया, वो उस वोट प्रतिशत को देखें तो निश्चित तौर के ऊपर पे झारखंड के जो लोग हैं वो निश्चित तौर के ऊपर पे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ये एक पॉजिटिव साइन भी है और लेना भी चाहिए। वहीं अगर जहां आपने बिहार की बात की, बिहार का मतदाता जागरूक नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे जागरूक है। और जो अभी बात कही गई कि नौजवान आगे क्यों नहीं आ रहे, नौजवान यहाँ पर अपना मतदान का बढ़ चढ़ करके प्रयोग क्यों नहीं कर रहे। हालांकि मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि भाई कंपनीज छुट्टी नहीं दे रही हैं वोट डालने के लिए या कोई कारण होगा। वो कंपनियां जो बाहर काम करती हैं, जो दिल्ली से बाहर या बिहार से प्लान जो प्लान है, प्लान एक मुद्दा इसके अंदर में निश्चित तौर के ऊपर पे है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर जो गौर करने वाली जो बातचीत है वो ये है कि जो नौजवान है वो आज का नौजवान जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भ्रम फैलाने की जो कोशिशें हैं या यूं कहे जातिवाद के ऊपर पे, धर्म के ऊपर पे बांटने की जो कोशिश है, उसमें वो फंसना नहीं चाहता इस बार। शायद इसलिए उसने अपने आप से एक दूरी बनाई है कि इन चुनावों के बीच में चुनाव किस लिए होता है? चुनाव होता है एक नेता को चुनने के लिए। अब यहां पर नेता अपनी पार्टी बदल लेता है, जैसा आपने कहा कि भाई संतोष जी ने भी कहा, शर्मा जी ने भी कहा कि भाई होता है क्या है कि भाई ये पटका बदल लिया जाता है, पार्टी बदल ली जाती है। अब उसके बाद में जो जीतती हुई पार्टी नजर में आती है तो वहां पर जाकर के बस वो कैंडिडेट तो वही नजर आता है कि भाई अब यहां पर किसको वोट दिया जाए। अब कई मुद्दे चल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे मतदाताओं से हमारी भी जो बातचीत हुई वो ये कहते हैं देखना तो हम केंद्र के अंदर मोदी जी को चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट खड़ा कर दिया है वो तो भाई कैंडिडेट तो हमारे लिए एक मजबूरी हो गया, अब उसको जनता नहीं चाहती। देखिए 10-10 पार्टियां बदल करके, 5-5, 6-6 पार्टियां बदल करके, आपको वहां टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी बदल ली, आपकी वहां पर दाल नहीं गली तीसरी पार्टी बदल ली। ठीक है, तो आप एक पार्टी के अंदर में पहले सांसद थे, वहां पर आप काम नहीं कर पाए, जनता को खुश नहीं कर पाए, अब आपको दिखा कि इस पार्टी के अंदर जा करके और अपनी सीट को सुरक्षित रखा जा सकता है तो आप वहां चले गए। तो ये जो भागम भाग हुई पिछले तकरीबन हम 2 साल के अंदर की अगर हम बात कर लें तो उस 2 साल के बीच के अंदर में जो रवैया है मतदाता का भी वो बदल गया। और साथ में जो मुद्दे हैं, देखिए पहले चरण से आप मुद्दों को लेकर के चलें, मुद्दे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं रोजगार, विपक्ष इसको बुलाने की कोशिश कर रहा है। जैसा अभी बात की भाई बिहार की, तो वहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने कोशिश की कि भाई बिहार की जनता को किस तरीके से जोड़ा जाए। तो उनको एक मुद्दा नज़र आया, वो ये था कि भाई मुझे रोजगार के ऊपर ही चोट करनी है। जब वो सरकार के अंदर में थे तो उस समय पर भी उनका जो पूरा का पूरा फोकस था और वो जब भी स्टेटमेंट देते थे तो रोजगार के ऊपर पे वो स्टेटमेंट देते थे, ये बात निश्चित है। और अभी भी उन्होंने जो नब्ज पकड़ी हुई है वो रोजगार की पकड़ी हुई है, क्योंकि उनको वहां पर दिख रहा है कि इस समय पर जो मतदाता है हमारा वो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी है और युवाओं को अगर हम साथ में ले पाने में, भेद पाने में सक्षम हो जाते हैं, उनको अगर हमने भेद लिया तो फिर हम ये जंग जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो निशाना है वो वहां पर है और वो लगातार हर मंच से इस बात को उठाते भी हैं। देखिए कांग्रेस ने भी यहां पर जो बात करने की कोशिश की, कहते हैं कि विपक्ष ने भाई रोजगार कहां दिया, तो उन्होंने 30 लाख रोजगार देने की यहां पर बात कर दी।
इधर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया, रोजगार देने वाले युवाओं की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ठीक वहां पर फोकस जरूर है, लेकिन अपनी बात को कौन कितनी गंभीरता के साथ वहां पर रख पाने में कामयाब होता है, ये एक बात है। ठीक, दूसरी यहां पर जो हमने मुद्दों से भटकते हुए अब देखने को बात मिली, अभी अगर आप पिछले 4-5 दिनों की स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे तो अब हर मंच से, चाहे वो किसी भी पार्टी विशेष से है, अब एक बार फिर से धर्म जो है वो गरमाने लगा है। धर्म को आगे फिर से लेकर के आने की कोशिश की गई है। अब तक का जो हमारा प्रचार हुआ है, 4 चरणों का जो अब तक कैंपेनिंग हमने देखी है, के शर्मा जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, मेरा आपसे सवाल है, तो शुरू कहाँ से हुआ? मटन, मछली, फिर भैंस, फिर मंगलसूत्र, तो ये इससे भी जनता थोड़ी निराश हुई है क्या? हाँ, बिल्कुल निराश हुई, क्योंकि वो जो चुनाव से पहले जो चाहती थी कि जो बीजेपी सरकार 10 सालों में जो वायदे पूरे किए वो उसको पब्लिक के बीच में लेके आए, लेकिन आपने देखा कि जो वायदे जो उन्होंने पूरे किए उस पर तो चर्चा हुई, लेकिन जैसे जैसे पहला चरण नजदीक आता गया, क्योंकि उससे फिर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो वो भी अपने वायदे 370, यूसीसीसी, सीए, चाहे वो 3 तलाक की बात करे, चाहे वो राम मंदिर की बात करे, वो आपने जब देखा तो CSGS का जो रिपोर्ट आया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लोग रोजगार पे 34% बात किया, जो लोग महंगाई पे जो है 12% और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पे 8%। लेकिन जो भ्रष्टाचार जो बीजेपी सरकार जिस बात पर उठा रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट का जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब मामला आया तो भ्रष्टाचार भी जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हो चुका। फिर भ्रष्टाचार पे फिर विपक्ष पार्टी भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब उठाई तो एक उंगली उन पे भी उठने लगी कि 1600 करोड़ आपके ऊपर भी आया है। सारे विपक्ष नेता के पास जितना इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा आया है उतना जोर दिया जाए तो अकेला इसके पास आया, तो ऑब्वियसली 303 की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सरकार है तो उसके पास ज्यादा आएगी, तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं धूमिल हो गया। अब रही बात आगे, चलिए के शर्मा जी इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मुंगेर से। इस वक्त एक बड़ी खबर है, मतदान केंद्र संख्या 145 से 146 पर पथराव की खबर है। असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है। बीएलओ की ओर से पर्ची नहीं दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं यहाँ पर लोग, और आक्रोशित पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। तो आक्रोशित लोगों पर पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया है। 2 युवक को हिरासत में भी लिया गया है। स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मुंगेर से, जहां पर मतदान केंद्र संख्या 145 और 146 पर पथराव किया गया है। आपको बता दें कि जो वहां पर व्यवस्था रहती है बीएलओ की तरफ से पर्ची दिए जाने की, जिनको पर्ची नहीं मिलती है, जब वो पर्ची नहीं दी जा रही थी, इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए, उन्होंने पथराव किया और माहौल को संभालने के लिए पुलिस को यहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पथराव की ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से मुंगेर में पथराव हुआ है मतदान केंद्र पर। और कहा जा रहा है कि ये देखिए पत्थर चलाए जा रहे हैं सुरक्षा कर्मियों पर, मतदान कर्मियों पर। लोगों का गुस्सा यहां पर भड़का है और वजह बताई जा रही है कि बीएलओ की तरफ से पर्ची नहीं दी जा रही थी और इसी वजह से यहां लोगों का गुस्सा भड़का है। जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसी परिस्थिति जब भी किसी मतदान केंद्र पर सामने आती है तो आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर लोग वोट देने के लिए घरों से नहीं जाते, क्योंकि अपना काम छोड़कर कोई रिस्क क्यों ले, और वहां पर खतरा होता है, गोली भी चल सकती है, पथराव हो सकता है। तो प्रशासन को इस तरह की परिस्थिति पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति वहां पर खड़ा होती है तो बड़े पैमाने पर लोग वोट देने के लिए नहीं निकलते। पर्ची कहाँ मिलेगा? किस बूथ संख्या में आपको मतदान करना है? ये नंबर पता नहीं है। नंबर पता नहीं। तो कब से कितना देर से पर्ची आप लोग ढूंढ रहे हैं? आधे 1 घंटे से। क्या जानकारी मिली आपको? ग्रामीण क्या बता रहे थे? पता नहीं, हम लोग तो यहाँ पे खड़े हैं, बोले क्या कि लिखवा के लाइए बीएलओ से। बीएलओ है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो नहीं। कितनी देर से आप लोग वेट कर रहे हैं? आधे घंटे से। आधे घंटे। हाँ, कारण मैन जो है 151 बूथ का बीएलओ नहीं है, जो कि पुर्जा नहीं बांटा गया। उसी एवज में परेशानी हो रहा था, महिला को, बुजुर्ग को परेशानी हो रहा था। तो बूथ से करीब 300-400 मीटर हट के उसका हेल्प कर रहा था वो बच्चा। उस बच्चे को केंद्रीय बल जो है
उसको मारने का काम किया। जा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ठीक है। तो प्रशासन आई, हम लोगों से पूछा कि भाई यहाँ क्यों है, तो कैसे वोट देने जा रहे हैं। तो कहा ठीक है आप वोट दीजिए और चले जाइए घर। हमने कहा ठीक है सर। उतने में सर उस कॉर्नर में मतलब हमारे ही मतलब गांव का एक लड़का जो पढ़ा लिखा वो मतलब जिसको पर्ची नहीं मिला है, जो बीएलओ का काम है, बीएलओ का जो काम है वो बंदा कर रहा था सर। बीएलओ नहीं है हमारे यहाँ, बीएलओ है नहीं। तो वो सर उसको प्रशासन आई, कॉलर पकड़ के लेने जाने लगे। सर अगर आपको किसी चीज से दिक्कत, आप प्रेम से कहिए भाई आप गलत कर रहे हैं, आप चलिए। तो जी मीडिया संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये बताइए ये कौन सा इलाका है और प्रशासन का क्या कहना है और लोगों का क्या कहना है? राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि ये इलाका है कासिम बाजार थाना क्षेत्र के खोजा बाजार मोहल्ला कहते हैं उसको। 145-146 बूथ संख्या है, जहाँ पे जो है बीएलओ द्वारा जो पर्ची नहीं दिया गया था, जिसके कारण से मतदाताओं में गुस्सा तो था ही, साथ ही कुछ युवक जो है वहाँ पे जो पर्ची उपलब्ध नहीं होने का, जो मतदाता मतदान के लिए इधर भटक रहे लेने के लिए, तो वहाँ पे कुछ युवक जो है वहाँ पे नेट के जरिए पर्ची उपलब्ध करा रहा था जिससे कि वो मतदान हो जाए। जब ये पुलिस वहाँ पे आए, कुछ लोगों ऐसा कर देखा, लाठी किया। जब लाठी चार्ज किया तो पब्लिक भी गुस्सा हो गया, आसपास के लोग भी गुस्सा हो गए कि भाई आप क्यों, तो इसको लेकर बाजी भी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि पर्ची नहीं मिलने से लोगों का गुस्सा भड़कता है और फिर उसके बाद पथराव किया जाता है। लोगों का मानना है कि उन्हें पर्ची मिलनी चाहिए और वोट देने का अधिकार जो है उनका वो इस्तेमाल करें। हालांकि पथराव के बाद से पुलिसकर्मी इन्होंने लाठीचार्ज भी किया है और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हमारे साथ तो चलिए इस पर चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल देख लेते हैं अब तक के हेडलाइंस। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान, 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की लंबी कतार। सुबह 9 बजे तक 11% मतदान। चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.18% मतदान। दरभंगा में सबसे ज्यादा 11.61% वोटिंग। वहीं झारखंड की 4 सीट पर 11.78% मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग महिलाओं ने दिखाया जोश। मुंगेर में 85 वर्षीय महिला कमला देवी ने अपनी बहू के साथ डाला वोट, तो गढ़वा में 72 वर्षीय महिला लीलावती देवी घंटी बजाकर पहुंची मतदान केंद्र। बिहार की 5 सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के साथ झारखंड की 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा चाक चौबंद। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 145 और 146 पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव।
पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 2 युवक हिरासत में। बीएलओ की ओर से पर्ची नहीं दिए जाने से नाराज थे लोग। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने छपरा में जनसभा को किया संबोधित। आरजेडी प्रत्याशी और बेटी रोहिणी के समर्थन में लोगों से मांगा वोट। परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने 4 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। प्रस्तुतकर्ता टफ कॉर्न XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। Co-presenting Parul University, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरभंगा में बूथ नंबर 256 पर वोट बहिष्कार हुआ है। गौड़ा बड़ाम के मिडिल स्कूल कीरतपुर में वोट का बहिष्कार किया गया है। बूथ नंबर 256 पर दिन के 9:30 बजे तक सिर्फ 1 वोट पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि 7 बजे मतदान शुरू होता है और 2.5 घंटे में महज 1 वोट वहां पर डाला गया है। दरअसल मामला यह है कि सड़क पुल निर्माण को लेकर लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। तो इससे पहले हमने देखा था खगड़िया में किस तरीके से 2 बूथ थे जहां पर लोगों ने वोट नहीं डाला। इसके बाद वहां से फिर से प्रशासन ने समझाइश की और इसके बाद वहां पर रिपोल कराया गया। लेकिन अब दरभंगा के बूथ नंबर 256 पर वही स्थिति बनती हुई दिख रही है। गौड़ा बड़ाम के मिडिल स्कूल कीरतपुर में मात्र 1 वोट डाला गया है 2.5 घंटे में। तो आप समझ सकते हैं कि बूथ नंबर 256 में वोटर्स के मन में, लोगों के मन में किस कदर व्यवस्था के प्रति, सिस्टम के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति और प्रशासन के प्रति नाराजगी वहां पर दिख रही है। मात्र 1 वोट वहां पर अभी तक कास्ट किया गया है। बिल्कुल, तो सड़क और पुल के निर्माण को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। दरभंगा के बूथ नंबर 256 पर वोट का बहिष्कार किया गया है। गौड़ा बड़ाम के मिडिल स्कूल कीरतपुर में वोट का बहिष्कार लोगों ने किया है। दरअसल ये लोग अपने इलाके में सड़क और पुल के निर्माण नहीं होने से नाराज हैं और यही वजह है कि नाराजगी के तौर पर वोट बहिष्कार किया जा रहा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बूथ नंबर 256 पर सिर्फ 1 वोट डाला गया है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, क्या वजह है कि लोगों ने वोट बहिष्कार किया है और क्या प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग अपने घरों से निकलें और जाएं वहां वोट डालें? दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के गौड़ा बड़ाम विधानसभा के अंदर मध्य विद्यालय के बूथ नंबर संख्या 256 पर मतदाताओं ने पुलिया और सड़क निर्माण को लेकर बहिष्कार करने की बात कही थी। लोग जो वोट नहीं डाले थे। इसमें 9:17 तक 1 ही वोट पड़ा था। इसके बाद जैसे ही अधिकारियों को पता चला, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन को पता चला, उन्होंने पहल करके और अधिकारियों को भेज के वहाँ वार्ता कराई और बात करने के बाद अब जा करके वहाँ पर जो है लोग क्रमबद्ध होकर के मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे ज्यादा उन लोग के जो नाराजगी अंदर में पुल पुलिया और विकास को लेकर के उन लोगों का कहना था कि लगातार जो यहाँ नेता है जो भी आते हैं वादा करते हैं और वादा करके चले जाते हैं। लेकिन हम लोग की जो समस्या है पुल पुलिया का, बारिश के समय बहुत परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग को ठीक। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर गुमला से मिल रही है। आपको बता दें कि बूथ नंबर 238 पर ईवीएम खराब हो गया है। ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग वहां पर प्रभावित हुआ है। 137 वोट डालने के बाद अचानक ईवीएम खराब हो जाता है। मतदान नहीं होने से मतदाताओं में आक्रोश नजर आ रहा है।
और रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल वोटिंग को लेकर? रजनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बताएं क्या कुछ अपडेट है मतदान को लेकर। तो रजनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा कर्मी पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं और लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने की कोशिश भी है। कई जगह से बेहद अच्छी और बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। किस तरह से जो लोकतंत्र का ये महापर्व इस वक्त चल रहा है उसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लोगों में उत्साह कई जगह पर देखा जा रहा है। हालांकि कई जगह पर वोट बहिष्कार की भी खबरें आ रही हैं। लोगों में शायद नाराजगी कह लें अपने प्रतिनिधि के प्रति, और जो शायद उनके इलाके का विकास नहीं हुआ। और लोगों के मन में अगर किसी तरह का कोई डर है कि सुरक्षा को लेकर, तो उसे दूर करने के लिए सुरक्षा बल यहाँ पर मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और एक गुमला से भी खबर हम बता रहे थे कि बूथ नंबर 238 पर ईवीएम खराब हो गया है और 137 वोट डालने के बाद अचानक ईवीएम में खराबी आ गई। रुक करेंगे पटना कालीम, हमारे साथ धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आज जहां पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें एक सीट है मुंगेर। ये इसके समीकरण कितने बदले हैं? ललन सिंह चूंकि बड़े नेता हैं तो उनके सामने कितनी चुनौती है, और इस बार कैसा रहने वाला है मुंगेर का चुनाव? देखिए, मुंगेर का अगर जातिगत समीकरण देखें तो वह राजद के पक्ष में ज्यादा दिखता है। लेकिन अभी आपने मुंगेर से दो घटनाएं आपने देखी, एक गिरफ्तारी की घटना, दूसरा पत्थर फेंकने की घटना। आखिर क्यों यह नौबत आई? ये चौथे चरण में पहली बार, 3 चरण में पूरे भारत से ऐसी कहीं रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन चौथे चरण में मुंगेर जैसे जगह से ये रिपोर्ट आई। मतलब वहां जद्दोजहद है। कोई लोग वोट देना चाहते हैं और कोई लोग वोट देने में बाधा कहीं ना कहीं क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर बीएलओ से कुछ गलती हुई तो लोग मांगते हैं, लेकिन जब ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो नहीं देगा, वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तब तोड़फोड़ की नौबत आती है। ढेले फेंकने की जैसी घटना जो पहले कई वर्ष पहले सुना करते थे, वह इस बार दिख रहा है। तो मुंगेर में जद्दोजहद आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। और एक तरफ ललन सिंह जो लड़ रहे हैं उनके साथ प्रशासन तो है ही, और अभी आपने देखा इससे पहले भी जब ललन सिंह पिछली बार लड़ रहे थे और बीच में भी कुछ वाकया, अभी अनंत सिंह जो बाहुबली कहे जाते हैं वे ललन सिंह के द्वारा ही प्रताड़ित किए गए। और अभी निकलने के बाद अनंत सिंह बोल रहे थे कि हमें लिपि ने परेशान किया। तो भैया, लिपि ने किसके इशारे पे परेशान किया? अनंत सिंह बोल रहे हैं कि किसी हमारे लोगों ने गाली दे दिया, लेकिन हम इसमें कहे नहीं थे। तो अगर ललन सिंह चाहते उस समय, तो इसको बात अगर चुनाव के लिए, आज अपने चुनाव के लिए अगर अनंत सिंह से बात कर सकते तो उस समय भी बात कर सकते थे कि भैया ये दोनों पक्ष से बात करके मामला सुधर जाता। लेकिन वहां पर एक्शन हुआ और अनंत सिंह जेल चले गए। तो ये जो स्थिति, और वहां के कई समीकरण और है। जैसे देखिए, विजय चौधरी जी जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, कई लड़ाई झगड़ा की नौबत रही पिछले एनडीए सरकार में रहते के समय। हेलो जी जी जी, चलिए ठीक है। कई ऐसे समीकरण हैं जो वहां पर बदलाव भी कर सकते हैं या फिर वो ललन सिंह के पक्ष में भी जाते हैं। खैर, ये बाद में पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसा कि हम एक खबर देख रहे थे दरभंगा से कि को लेकर, जी जी जी, धनंजय जी आएंगे वापस। संतोष जी, देख रहे थे कि दरभंगा में जिस तरह से मतदान का बहिष्कार किया है लोगों ने, तो और ये चलिए एक तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें आप देख सकते हैं पटना साहिब गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं लंगर बनाते हुए दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। किया। तो ये गुरु गोविंद सिंह की, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, और वहां पर खुद लंगर परोसते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब गुरुद्वारे में इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। पहले लंगर बनाने में मदद की और उसके बाद लंगर परोसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, ये तस्वीरें मुझे लगता है राजेश कुछ देर पहले की है। जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पूड़ियाँ बनाते हुए नजर आए। पूड़ियों पर भी हाथ आजमा रहे हैं और बहुत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
पूड़ी बनाते हुए, उसके अलावा लंगर बनाते हुए, लंगर परोसते हुए, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसी के तहत कल पटना में उन्होंने रोड शो किया था और आज सुबह उन्होंने पटना में गुरु गोविंद सिंह के इस जन्मस्थली में जाकर उन्होंने अपना मत्था टेका और सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की। और इस दौरान तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। जैसा कि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे थे, किस तरह से प्रधानमंत्री पूड़ियाँ बनाते हुए नजर आए थे, लंगर बनाते हुए नजर आए थे, लोगों को लंगर परोसा भी उन्होंने। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के आप देखिए, लोगों से मुलाकात करते भी नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो कल रोड शो किया था राजभवन में रात्रि विश्राम, और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से जो अलग अलग चीज़ें होती, गुरुद्वारा अपने लंगर के लिए भी बहुत मशहूर है पटना साहिब का, और बाकी गुरुद्वारे भी, तो लंगर भी बनाया, लंगर परोसने में भी मदद की, लोगों से मुलाकात भी की और गुरु की अरदास भी वहाँ पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए जिन चीज़ों के लिए पटना दुनिया भर में बहुत मशहूर है, उनमें एक गुरु हरमंदिर साहिब का ये मंदिर भी है, ये गुरुद्वारा भी है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, सिखों के 10वें गुरु, और वहाँ पर मत्था टेकने के लिए आज पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है वोटिंग को लेकर? रजनीश, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो लगता है रजनीश तक आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल रजनीश, क्या अपडेट है, क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट ये है, एसडीएम है, एसडीओ पटोरी के, एसडीएम है पटोरी के, और पीछे में पूरा फोर्स और साथ में साथ स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनकी भरी तादाद में उपस्थिति है। कुछ चलने जा रहे थे, ये इन्होंने अंदेशा जताया था कि इनके साथ मार पिटाई हो सकती है, और पहले से जो ट्रेंड रहा है उसको लेकर इन्हें बूथ से भगा देते हैं। लिहाजा प्रशासन ने बेहद चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इन्हें बूथ पर लेकर पहुंचा। बूथ नंबर 5354 सैदपुर गांव निवासी है, ये मोहद्दी नगर विधानसभा है, और हमारे साथ एसडीएम है पटोरी के। किस तरीके से, क्या कुछ वस्तु स्थिति थी? बिल्कुल शांतिपूर्ण स्थिति थी, चूंकि ये मतदाता पहले से कुछ ऐसा घटनाएं घटी होंगी जिससे कि इनके मन में एक मनोवैज्ञानिक भय था कि हम लोगों को फिर से जो है रोका जाएगा वोट देने से। जबकि अभी हम लोग उसी भय को दूर करने के लिए हम लोगों ने कहा कि प्रशासन प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि आप लोग भयमुक्त वातावरण में मतदान करेंगे, और हम लोग उसी मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से हो सके, उसी के लिए इन लोगों को एस्कॉर्ट करके उनके भय को केवल दूर करने के लिए कि पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। कुछ बूथ पे भी कुछ मेंटेन करने को लेके कुछ गिरफ्तारी या डिटेन? नहीं, डिटेनिंग जैसे नॉर्मल होता है, कुछ अराजकता तो हल्का फुल्का रहते हैं, उनको बस रोका गया है, कोई गिरफ्तारी इस तरह की नहीं रही, डिटेनिंग हुई है। तो देखिए, विकास पांडे एसडीएम पटोरी हैं, और भारी संख्या में पुलिस बल की उपस्थिति में ये देखिए महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और कई सारे लोग बूथ पर हैं, वहाँ भी इसी तरीके से फोर्स है। और गांव में जो भय का वातावरण है, इसको लेकर अतिरिक्त बल वहाँ से भी भेजा गया है, जिससे कि वो बूथ पर पहुँच सके और मतदान जो है वो कर सके। जानते हैं कि किस तरीके से इन्हें डर है और क्या कुछ स्थिति थी, बताएं। बहुत डर था, इसीलिए हम लोग का कभी नहीं गिराने देते थे, इसलिए हम लोग प्रशासन को बुला लेते हैं तब गिराते हैं हम लोग वोट। प्रशासन की उपस्थिति में? प्रशासन की उपस्थिति में। तो आखिर कौन से लोग हैं जो परेशान करते हैं? एगो पकड़ा गया सर। हाँ, पकड़ा भी गए। तो देखिए, ये पूरी वो व्याप्त है, और इसके अलावा तमाम सारे जो लोग हैं इन्हें पुलिस प्रशासन इसी तरीके से एस्कॉर्ट करके ले गई, और आगे भी कई सारे टुकड़ियां इसी तरीके से है पुलिस प्रशासन के साथ गांव की। और ये जो ग्रामीण हैं, मोहद्दी नगर विधानसभा क्षेत्र का, ये पटोरी थाना का ये पूरा मसला मामला है। बूथ संख्या 5354 सैदपुर गांव निवासी है ये, और इन्हें रोका जा रहा था, डिटेन की मुश्किलें स्थिति आ रही थी, मार पिटाई किया जाता था इनके साथ, साथ ही साथ पथराव और तमाम सारी बातें। डर और भय से बूथ पर ये नहीं जा पाते थे, लिहाजा इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है, और प्रशासन रजनीश एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, रजनीश एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ठीक है,
प्रशासन पूरे अमले के साथ वहां पर इन्हें जाकर वोट डलवा देगा, तो ये समाधान नहीं है। इतनी हिम्मत कैसे हो गई लोकतंत्र में किसी को वोट देने से रोकने की? इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? देखिए, यही वस्तु स्थिति है और ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि इसके पहले भी जब भी वो बूथ पर गए हैं और मुश्किल हालात का, यहाँ तक कि पुरुष तो पुरुष महिलाओं के साथ मार पिटाई की और साथ ही साथ गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा और डांट फटकार कर मार पिटाई करके उन्हें बूथ से हटा दिया जाता था। तो लिहाजा अब जो परिस्थितियां हैं इसको लेकर प्रशासन की भारी उपस्थिति है। कुछ महिलाओं से हम जान लेते हैं कि किस तरीके का व्यवहार जो है गांव में इनके साथ होता था। घनी आबादी का क्षेत्र है। वोट आपने डाला? वोट डाला जी। पहले क्या स्थिति होती थी, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। न गिरावे दै छिन, मारपीट करे छिन, वो चक्कर जल्दी में न गिरावे दै छिन। वोट नहीं गिराने? नहीं, वोट नहीं गिराने देते? नहीं, वोट नहीं। क्या पहले क्या होता था? पहले न गिरावे देते, वोट नहीं गिराने देते ना, वोट गिरावे न देते पहले। तो जब वोट डालने जाती थी तो क्या होता? मारपीट मारत रहे, गाड़ी के पीछे गिर जाबे। हाँ, मारपीट करत रहे, मारत रहे रिंगदार मकई में नुकाल रहे। डर से आप लोग नहीं जा रहे ना। तो इस बार क्या हुआ? इस बार पुलिस प्रशासन लेगा बढ़िया से गिरा का है। तो इस बार कोई झंझट नहीं? कोई झंझट झमेला ना। तो देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि किस तरीके से मार पिटाई के उन्हें सामना करना पड़ता था। पहले क्या स्थिति थी? पहले नहीं गिराने देते थे। हाँ? नहीं गिराने थे। वोट नहीं गिराने देते थे। तो आप लोग वोट नहीं गिराते थे? नहीं गिराए हैं। हमको बाप दादा कभी नहीं वोट गिराया था। आज गिरा पहली बार वोट? हाँ, पहली बार गिराया। तो कौन सा गाँव है आपका? सैदपुर गांव है। और जो 53-54 हरजन टोला है जी, पासमान टोला। हाँ। तो अब आज जो है किस तरीके से आप गांव वालों ने हाँ जय से गिराए हैं, बढ़िया से गिराए हैं प्रशासन। हाँ, ठीक। तो आप लोगों ने तय किया कि इस बार जो है वोट गिराएंगे? हाँ, गिराएंगे। तो देखिए, वोट यहाँ पर मंगवा दीजिएगा तो ठीक रहेगा, ना तो फिर हाँ, आगे भी नहीं गिरा पाएंगे? नहीं गिराने देगा, फिर गिरानी नहीं देंगे। हाँ, मारपीट करेंगे। तो देखिए, प्रशासन की यहाँ पे उपस्थिति है। कुछ टुकड़ियां आगे चली गई हैं, कुछ बूथ पर फंसी हुई हैं, कुछ रास्ते में है और अलग अलग जो प्रशासन की टुकड़ियां हैं फोर्स के साथ, वो लेकर इन्हें पहुंच रही हैं अपने गांव। और गांव से जो लोग डर से रजनीश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, जो प्रशासन जिनको लेकर मतदान केंद्रों तक जा रहा ताकि ये लोग वोट डाल सके, कितनी तादाद है ऐसे वोटर्स की और इन्हें क्या कहा जाता है, क्या वजह बताई जाती है, क्यों नहीं वोट डालने दिया जाता है? देखिए, ये दबंगई सीधा सीधा कह सकते हैं और दलित बस्ती के तमाम सारे जो लोग हैं और कह रहे हैं जो बिल्कुल। तो वाकई ये एक तरह से काफी निराशा वाली और लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है राजेश, कि अगर आज भी ऐसा हो रहा है, जैसा कि हम लोगों की बातें सुन रहे थे कि उन्होंने आज तक वोट ही नहीं डाला, उनको वोट डालने ही नहीं दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और आज वो प्रशासन की, पुलिस के, सुरक्षा कर्मियों के शरण में पहुंचे हैं और उन्होंने हिम्मत दिखाई है कि वो वहां तक पहुंचे और अब वोट डालने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, वाकई कितनी बड़ी बात है। अब से थोड़ी देर पहले आप के शर्मा जी भी कह रहे थे कि ये वोट जो आपने जैसा कि जिक्र किया था कि पहले पोलिंग बूथ लूट लिया जाता था, लेकिन स्थिति कमोबेश तो वैसे ही है। आज पोलिंग बूथ नहीं लूटा जा रहा है यहां पर, लेकिन उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार, जो हमारा बिहार है, खूबसूरत बिहार हुआ करता था कभी, लोकतंत्र की जननी है और अब मैं कहता हूं कि वो लोकतंत्र की प्रयोगशाला है। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद चिंतनीय है। इसके पीछे रीजन है, अभी जैसे हम सब चर्चा कर ही रहे थे। आप देखिए कि मुंगेर से अगर अनंत सिंह ललन सिंह के फेवर में है तो उनको बाहर निकाल लिया जाता है। टिकट और किसी को भी दिया जा सकता था, लेकिन अनीता देवी को दिया गया। क्यों? अशोक मेहता की वाइफ हैं। इसी तरीके से आप जहां भी जाएं, सारा गणित जो है ना कुछ इसी तरीके का है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां के लोगों में वोटिंग को लेकर के ज़बरदस्त उदासीनता है। अब ये जो नई बात आ गई, आप देखिए कि दलित बस्ती में एक व्यक्ति कह रहे थे कि उन्होंने
पिछले मतलब लोकतंत्र के बाद उन्होंने वोट ही उनके परिवार में किसी ने नहीं डाला, किसी को नहीं डालने दिया गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उन अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिन्होंने इस तरीके से उनको स्काउट करके वो लेकर आए और वोट करवा रहे हैं। निश्चित रूप से ये बेहद सराहनीय बात है। जो बिहार की पूरी परिस्थिति है, ये तो अभी तक संतोष जी साबित नहीं हुआ ना कि ये किसके द्वारा नहीं दिलवाया जा रहा था। नहीं, वो एक अलग बात है। मैंने तो ये कहा ही नहीं, के शर्मा जी कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी खास पार्टी का हो, लेकिन किसी के जरिए भी ऐसा किया जा रहा तो वो तो गलत। सवाल भी वही किया था अलीम, एक मिनट संतोष जी, मैंने सवाल भी वही किया था कि आप प्रशासन के पास ताकत है, पुलिस फोर्स है, आप घेरे में जाके वोट दिलवा देंगे, लेकिन कल फिर वही तस्वीर रहेगी, कल सूरत नहीं बदलेगी। इसलिए आपको यह देखना होगा कि इतनी मजाल किसकी हो गई इस लोकतंत्र में, आजादी के 70-75 साल बाद कि किसी को मतदान देने से रोक सके। अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए, बजाय इसके कि एक आप साथ ले जा करके आपने मीडिया फुटेज लूट लिया, आपने जाके वोट डलवा दिया, तो ये कोई समाधान नहीं है, ये टोटका है और टोकनिज्म से देश नहीं चलता। तो आपको मुकम्मल सुधार करना पड़ेगा, उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो भी लोग वहां पर इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा। शर्मा जी सबसे बड़ा सवाल यह है, शर्मा जी सबसे बड़ा सवाल यह है कि शर्मा जी की ये उजियारपुर का इलाका है जहां से रजनीश इस वक्त हैं, और उजियारपुर गृह राज्य मंत्री का संसदीय क्षेत्र है। बिल्कुल, वहां से आलोक मेहता चुनाव लड़ रहे हैं। आलोक मेहता तेजस्वी यादव के और लालू परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। तो जहां ये जिन सीटों पर आज हम चर्चा करेंगे वो सबसे हॉट सीट में से एक है उजियारपुर की सीट, और वहां से इस तरह की तस्वीर निकल रही है। शर्मा जी देखिए, आपने देखा कि जो अभी जो प्रतिशत वोट का जो मतदान का अभी जो आया, उसमें देखिए आप सबसे जो कम देखा जाए तो डबल अंक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो वो है उजियारपुर और बेगूसराय, जबकि देश के सबसे बड़े मंत्री, जबकि दोनों हॉट सीट है और फायर ब्रांड है। ऐसा नहीं कि नित्यानंद राय जी नहीं है, वो देश का होम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी गर्व की बात है, खासकर बिहार के लिए, कि बिहार से होम मिनिस्टर है। यदि ये यूपी से टैनी है तो वह बिहार से नित्यानंद राय, और वहां पे वोट परसेंटेज इतना कम आ रहा है, और फिर उसके बाद वहां पे और सामने से आलोक मेहता जैसा बड़ा नेता है, सामने से आलोक मेहता जैसे, उनके पिताजी तुलसीदास मेहता जी भी बहुत बड़े नेता थे, और वो सीधी टक्कर है, क्योंकि पहले भी सांसद रह चुके हैं उजियारपुर से। कहा जाता है कि तेजस्वी के यदि कोई गुरु है तो वो आलोक मेहता है। कि लालू यादव जब जेल में थे तो अपने बेटे को यदि गुड़ सिखाने के लिए, राजनीतिक गुड़ सिखाने के लिए, उन्हें आलोक मेहता के पास हो रहा था कि आप इसको गुड़ सिखाएं। तो एक तरह से गुरु भी है वो तेजस्वी। वहां पर मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं है, क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। खासकर बिहार जो कहता है कि जो यहाँ से देश की जो लोकतंत्र है कोई जननी कहा जाती है। आपने देखा सुना होगा कि लिच्छवी गणराज्य, चाहे वो मगध हो तो चाहे नालंदा हो, सब ये जो है ना पूरा देश के विरासत है, पुरानी विरासत है, ये हिस्ट्री है यहाँ से। और ये यदि देश में कुछ नया हरी होना है तो बिहार से हो रहा है, और बिहार में वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ नहीं रहा है, चौथा चरण हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं, पर रोड शो भी कर रहे हैं। और बिल्कुल शर्मा जी, एक चीज और हम जिक्र कर रहे थे, जैसा कि उस वक्त भी रवि उपाध्याय जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई इनका कद और बढ़ाया जाएगा। तो उस कद को बढ़ाने का फायदा क्या, जहां पर आम लोग या फिर यूं कहें कुछ दबे कुचले लोग जिन्हें माना जाता है, कहा जाता है, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया जाता, ये पिछड़े लोग हैं, तो ये कैसे ही आगे निकलेंगे, कैसे अपने मन का कन्नौज में ही देख लीजिए, जब सपा के जब मुखिया जब वहां पे गए तो उसके जो मंदिर को धोया जा रहा था, गंगा जल से शुद्ध किया जा रहा था। तो ये मानसिकता जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है। आजादी के हम लोग विकसित देश की बात करते हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदली है। सवाल रवि जी से है, और गंगा और दलित के जाने के बाद वहां पे ना गंगा दूध से धोया जा रहा है मूर्ति को। तो ये रवि उपाध्याय जी से सवाल है। रवि जी उजियारपुर के हवाले से बोलिए। रवि जी क्या उजियार, देखिए सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन देश की आज़ादी के बाद जो बात आप दिखा रहे हैं, आपके रजनीश वहाँ पर हैं, रजनीश दिखाया, और ये आज पता चला कि उन लोगों को वोट से वंचित कर दिया गया, और फिर उसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं कि उजियारपुर से हैं, नित्यानंद राय हैं। अरे भैया, वहाँ पर समस्तीपुर लोकसभा एक लाइन डिवाइड करता है। जिस तरह से आप
पंजाब में आप देखिएगा कि एक लाइन हरियाणा सड़क के इस पार हरियाणा, सड़क के उस पार पंजाब है, उसी तरह है। और वो जिला समस्तीपुर ही है, उजियारपुर लोकसभा है लेकिन जिला समस्तीपुर ही है। इस तरह से किसी आदमी को कॉर्नर करने की बात नहीं होनी चाहिए, इसको भी बताना चाहिए। मैं चर्चा को जारी रखूंगा, वक्त अभी रुकते हैं, मैं चर्चा को जारी रखूंगा, आपके पास फिर से आते हैं, लेकिन ये वक्त है हेडलाइंस का। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग जारी, पोलिंग बूथ पर लगी लोगों की लंबी कतार, सुबह 9 बजे तक 11% मतदान। चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 10.18% मतदान। दरभंगा में सबसे ज्यादा 11.61% वोटिंग, वहीं झारखंड की 4 सीट पर 11.78% मतदान। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्गों ने दिखाया जोश, मुंगेर में 85 वर्षीय महिला कमला देवी ने डाले वोट, उजियारपुर में 108 वर्ष के मतदाता टुन्ना शाह ने वोट डाला, तो गढ़वा में 72 वर्षीय महिला ने मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना साहिब स्थित गुरुद्वारे में टेका मत्था, लंगर में श्रद्धालुओं के बीच बांटा प्रसाद, खुद भी किया ग्रहण, आम लोगों से की मुलाकात। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने छपरा में जनसभा को किया संबोधित, आरजेडी प्रत्याशी और बेटी रोहिणी के समर्थन में लोगों से मांगे वोट, परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 145 और 146 पर असामाजिक तत्व ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 2 युवक हिरासत में। बीएलओ की ओर से पर्ची नहीं दिए जाने से लोग थे नाराज। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रायोजक पैरामेडिकल नर्सिंग एवं फार्मेसी में बिहार का श्रेष्ठ संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नामांकन जारी। अल्ट्रा गाइड डिटर्जेंट पाउडर, हमेशा एक कदम आगे। इंदिरा आईवीएफ, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड आईवीएफ चेन। और गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज, उत्कृष्ट शिक्षा नई पहचान, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं प्रोफेशनल कोर्सेज में नामांकन जारी। Co-presenting Parul University, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वासु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर।
तो आपको बता दें कि देश भर में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। देश भर में लोकसभा की 96 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 4 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर गुमला से मिल रही है, जहां पर बूथ नंबर 238 पर ईवीएम खराब होने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि इससे वोटिंग वहां पर प्रभावित हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि जब 137 वोट वहां पर कास्ट हो गया, डाल दिए गए, उसके बाद ईवीएम खराब हुआ है। मतदान नहीं होने से मतदाताओं में वहां पर आक्रोश नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त गुमला से, जहां पर बूथ नंबर 238 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। और 137 वोट जब डाल दिए गए, उसके बाद से ईवीएम अचानक से खराब हो गया। मशीन बंद हो गया। कितना देर मतदान करने पर बंद हो गया? 9:38 कितना वोट पड़ा? 137। क्या आपने सूचित कर दिया है? हाँ, सूचित कर दिए हैं 9 बजे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बार एनडीए 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशा विहीन हो चुकी है और आगे वह क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमट जाएगी। कोई दो राय नहीं है कि इस बार हम लोग 400 को पार करेंगे। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है सभी राज्यों में, इससे तो यही प्रतीत होता है कि 400 का भी आंकड़ा हम लोग के लिए कम पड़ जाएगा। 400 को तो क्रॉस करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की जो स्थिति है, मुझे लगता है आने वाले 1-2 चुनावों के बाद कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जो है सो सीमित हो जाएगी। पलामू लोकसभा क्षेत्र के गढ़वा जिले में बूथ नंबर 134 पर मझियाओं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बहुत अच्छा लगा, जनतंत्र का महापर्व है, इसलिए हम पहला वोट इस बूथ पर दिया, 134 नंबर बूथ पर दिया। ईवीएम में खराबी आ गई थी क्या? खराबी आ गई थी, असल में नए लोग को लोग दे दिया था, ताकि अंत में डीओ डीसी को करने पर ठीक किया गया। आधा घंटा लगा जी। कैसा माहौल है, मतदाताओं में उत्साह कैसा है? बहुत उत्साह है, देख रहे हैं अभी सुबह से लाइन लगा हुआ है। अब इससे बड़ा और क्या माहौल है। बेगूसराय में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बेगूसराय में बीजेपी के गिरिराज सिंह और सीपीआई के अवधेश कुमार राय के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से भी काफी प्रयास किए गए हैं, जिसका असर भी अब दिख रहा है। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, हमारे देश की फूट हुई है। सब कोई विदेशी हमारे ऊपर कोई नज़र नहीं डाल सकता है। आज पहले उग्रवादी रोज आते थे जाते थे, लेकिन आज उग्रवादी किसी का भी हिम्मत नहीं है जो कि हमारे धरती पे कदम रख सके। वैसी सरकार रहनी चाहिए, वैसी सरकार को वोट देनी चाहिए। विकास के मुद्दों पे हमने वोट किया है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। विरासत और विकास दोनों हम लोगों को चाहिए। और विरासत का जो हमारे नायक, जो हमारे नेता विरासत के बारे में सोचेंगे और विकास के बारे में सोचेंगे, सारी जनता उनकी तरफ है। पलामू लोकसभा क्षेत्र के गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड इलाके के सभी 36 बूथों पर तय समय से मतदान चल रहा है। अपने अपने मतदान केंद्र पहुंचकर निर्भीक होकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बता दें कि युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। दिव्यांग मतदाताओं का खास ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए सुरक्षा बल के जवानों द्वारा उन्हें व्हीलचेयर के सहारे मतदान केंद्र पर पहुंचाया जा रहा है। मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मतदान केंद्रों में चिकित्सा दल को भी यहां पर तैनात किया गया है।
बिल्कुल, तो हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम लगातार सुबह से चर्चा कर रहे हैं। पटना स्टूडियो की बात करें तो धनंजय सिन्हा हमारे साथ हैं, दुभूषण जी हमारे साथ हैं, और नोएडा स्टूडियो की बात करें तो संतोष कुमार सरस, के शर्मा और राकेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल संतोष जी आपसे है कि दरभंगा की सीट, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, आज जिन 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हो रहा है, तो दरभंगा की सीट का इक्वेशन क्या रहेगा? और चूंकि उम्मीदवार इस बार बदल दिया गया है, फातमी जी को वहाँ मधुबनी भेज दिया गया, ललित यादव को उम्मीदवार बनाया गया, तो वहाँ पर कितना मुकाबला, किस तरीके का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, दरभंगा मिथिलांचल की हृदय स्थली है। फातमी जी 4 बार सांसद रहे, 2 बार से गोपाल ठाकुर साहब हैं, बीच में कीर्ति झा आज़ाद 2 बार सांसद रहे। लेकिन जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। आप देखिए कि वहाँ एयरपोर्ट बना, पूरे देश भर में 52 एयरपोर्ट नए शुरू किए गए, उसमें सबसे ज़्यादा जो आय हो रही है वो दरभंगा से हो रही है। लेकिन अगर आप दरभंगा एयरपोर्ट जाएं तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उस शहर को क्रॉस करती हुई जो ट्रेन है, ट्रेन का जो पटरी है वो 7-8 जगह से ट्रेन क्रॉस करता है। पिछले मतलब जब से आज़ादी मिली है तब से जनता की एक मांग है कि उसके ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए, वो आज तक नहीं हो पाई है। अगर आप दरभंगा शहर को देखें तो रेंगती है, जिसको कहना है ना रेंगना, मतलब अगर आप घर से एयरपोर्ट जाएं तो आपको ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, सिर्फ 5.5-6 किलोमीटर की दूरी है शहर से। लेकिन आप 2 घंटा पहले निकले कि 4 घंटा पहले निकले या 1 घंटा पहले निकले, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप पहुँच ही जाएंगे। ट्रैफिक सिस्टम एकदम ख़त्म है। इसके अलावा आप देखिए कि जैसे मिथिलांचल के बारे में कहा जाता है कि माछ, मखाना, पान, ये मिथिला की पहचान। इस बारे में जो इसके लिए जो वहाँ इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति ने वहाँ इतना वरदान दिया है, कोसी नदी, कमला बलान, बागमती, केरछा, 4-4, 5-5 नदियाँ शहर को आसपास से घिरी हुई हैं। जो वरदान होना चाहिए आज अभिशाप है। जो हमारे 18 ब्लॉक हैं, पानी भी तो नुकसान करता है। वही मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, जो 18 ब्लॉक हैं, जब बरसात का समय आता है उसमें 16 ब्लॉक जो है वो डूबा रहता है। तो जहाँ इतनी समस्याएं हों वहाँ के, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो अभी जो सांसद हैं किस मुंह से जा रहे हैं वो वोट मांगने, किस मुंह से जाकर के लोगों को कहते हैं कि मुझे फिर से तीसरी बार जिताइए। कितना इम्पोर्टेंट रहा है वो हमेशा, लेकिन उसमें जो मुख्य समस्या है वो आज भी जस की तस है। ठीक है, शर्मा जी, मेडिकल कॉलेज की मांग शर्मा जी मेरा सवाल सुन लीजिए, बस शर्मा जी मेरा सवाल सुन लीजिए। से हो रही है एम्स की मांग, उनकी बात को आप आगे बढ़ा दीजिएगा। लेकिन वहाँ दरभंगा की जो सीट है, ललित यादव बनाम गोपाल जी ठाकुर, तो वहाँ पर मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है? मार्च की बात होती है जब भी दरभंगा की बात होती है, बहुत ज्यादा मुख्य। आप देख रहे कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव कहीं पे भी जाते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे किसी भी मंच पे हो, तो मुकेश सहनी को वो अपने पास बैठाते हैं। मतलब ये देखते हैं कि देखिए ओबीसी का जो, देखिए जो उनका जो था कि माई का समीकरण के साथ साथ बाप जिस तरह से बाप को जोड़ा, तो बाप में जो अगड़ा और पिछड़ा जो है साथ साथ जो है, इसमें यही मुकेश सहनी को साथ रखने की है। और जो यदि आप जातीय समीकरण देखा जाए तो दरभंगा की सीट ललित यादव जीत रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहा तब तो मुझे लगता है कि वहां पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। क्योंकि देखिए वहां पे एयरपोर्ट जो सबसे बड़ी सौगात है, जो वहां से और भी राज्यों में जाने के लिए दरभंगा बहुत है। लेकिन जब मैं पहली बार दरभंगा गया कि वहां से रायपुर की, तो एक तो अचानक वो कैंसिल हो जाते हैं फ्लाइट, क्योंकि वो आती नहीं है भाया। और वहां पे जिस तरह से कुर्सी पे बैठने की जगह नहीं है, जिसकी फ्लाइट लेट हो गई है उसका लिए 4-6 घंटे का वेटिंग नहीं है, वो बाहर धूप में खड़ा रहना है। तो और वहां पे जैसे भाई संतोष जी ने बताया कि दरभंगा मात्र 5 किलोमीटर और आप वहां पे 2 घंटा में पहुंच नहीं पाते, तो ये एक बड़ी समस्या है। और वहां पे बाढ़, हमेशा कहा कि जब बाढ़ आपको फिक्स है तो वहां पे कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालिए। मुकेश सहनी कितना बड़ा फैक्टर है संतोष जी? हाँ, मुकेश सहनी जी बहुत अच्छा फैक्टर है। दरभंगा सीट की बात कर रहा हूँ। जी, मैं दरभंगा सीट की बात कर रहा हूँ। माछ जहाँ संस्कृति में है, मतलब हर पर्व त्योहार में, हर शुभ कार्य की शुरुआत जहाँ मछली से हो रही है, वहाँ पर जो मछुआरा जाति के लोग हैं, जो मुकेश सहनी जी के जाति के लोग हैं, निश्चित रूप से जहाँ मुकेश सहनी जी कहेंगे वो उनके पक्ष में वोटिंग होगी। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकेश सहनी जो है वो मछुआरा जो उनकी जाति है उसमें उनकी बहुत पैठ है।
बहुत ज़्यादा प्रभाव है। निश्चित रूप से उनका प्रभाव पड़ेगा अगर उन्होंने वहाँ अपील की है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर जानना चाहेंगे मुंगेर सीट को लेकर के, क्योंकि मुंगेर में सीधे जिस तरह से हम टक्कर देख पा रहे हैं, जेडीयू के ललन सिंह हैं और आरजेडी से अनीता देवी हैं। और ललन सिंह इस बार थर्ड टर्म, उनका ये तीसरा टर्म होगा जब सांसदी के तौर पर वो यहाँ पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव उनके लिए कितना आसान होगा? नहीं, आसान तो कतई नहीं है, बहुत कठिन चुनाव है उनके लिए, बहुत कठिन है, क्योंकि ललन सिंह के खाते में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कह सकें कि उन्होंने मुंगेर का सांसद रहते हुए उन्होंने क्या क्या किया है। अभी जो वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि झगड़ा झंझट की भी खबरें आ रही हैं, तो ये सब मिला जुला करके इस बार बहुत कठिन रहने वाला है ललन सिंह जी। और लगातार 2 बार आपने देखा कि ये एनडीए की 5 सीट रही है, और एनडीए वो की रही व्यक्ति, है। एक मिनट में जरा एक चीज और जोड़ता हूं शर्मा जी, फिर आप बोल लीजिएगा कि यही ललन सिंह हैं जो भाजपा को क्या कुछ नहीं कहते थे, अब वहां की जो जनता इनके विरुद्ध में होगी, मजबूरी यह है कि इन्हीं को देना पड़ेगा। यानी व्यक्ति पसंद नहीं है, पार्टी पसंद है, पार्टी पसंद नहीं है, व्यक्ति पसंद है, वो किसको वोट करे? वो अगर पार्टी को करने जा रही है तो व्यक्ति पसंद नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति में आप ये बिल्कुल बिल्कुल। और 5